हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 18 मार्च 2024। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे रात में 8 बजे कवर करते हैं। यहाँ पे जो भी न्यूज़ेस कवर कराई जाती है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे कवर कराए जाते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि एक तरह से आपके पास उससे रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई भी टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिले तो आपके पास एनफ सफिशिएंट पॉइंट हो, ताकि आप उसको लेकर के आंसर राइटिंग लिख सके और अच्छे से कवर कर सके। पीसीएस एग्जाम की जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूज़ एनालिसिस होने जा रहा है। तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलेगा और अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज भी करते हुए चलेगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे मेरी जो क्लासेस होती है वो बाइलिंगुअल्स में कवर कराई जाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया और ब्राज़ील के जो 2+2 डिफेंस और फॉरेन डायलॉग से रिलेटेड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। भारत और ब्राज़ील के बीच में यहाँ पे 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता यहाँ पे आयोजित किया गया है। देख सकते हैं भारत यहाँ पे 2+2 डायलॉग जो है ब्राज़ील के साथ अभी आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले भारत जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी ये 2+2 डायलॉग कर चुका है। ठीक है, ये 2+2 डायलॉग जो है दोनों देशों के द्वारा बेसिकली एनर्जी के सेक्टर में, मिनरल्स के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी और टेररिज्म के सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए इसको यहाँ पे इसकी खोज की गई। महत्वपूर्ण खनिजों हो गए, दोनों देशों ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी, आतंकवाद निरोध में सहयोग बढ़ाने के तरीकों की यहाँ पे इसके तहत यहाँ पे इन्होंने खोज की है। एक तरह से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर के दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर इस मीटिंग को यहाँ पे रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, और ताकि दोनों देशों में एक तरह से रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके और दोनों देश एक तरह से अपने पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दोनों के बीच में, अगर बायलैटरल रिलेशंस की मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने जा रहा है। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। ये राजनीतिक संबंध अगर मैं बात करूँ ब्राज़ील के साथ भारत का 2006 से आपको देखने को मिलेगा। ये पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल रिलेशन 2006 से है। और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत और ब्राज़ील एक आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे G20 हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, ब्रिक्स हो गया, IBSA हो गया। तो ये बेसिकली इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो इंडिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका खास करके ये तीन देश आपको इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको मल्टीलेटरल फोरम जो है वो कॉपरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ध्यान रख सकते हैं। G4 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी इंडिया और ब्राज़ील आपको देखने को मिलेगा एक साथ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं परमानेंट सीट्स को लेकर के UNSC के। ये ध्यान रख सकते हैं। तो G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान चारों आ जाते हैं। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन को लेकर के, उसमें भी ब्राज़ील जो है वो इसका हिस्सा है। ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ मर्कोसूर की बात यहाँ पे कही जा रही है। मर्कोसूर जो है एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, वहाँ पे भी इंडिया के साथ यहाँ पे कॉपरेशन आपको ब्राज़ील का देखने को मिलेगा। अगर मैं व्यापार की बात करूँ तो इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। ये 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। भारत ब्राज़ील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसरो ने ब्राज़ील का अभी सैटेलाइट जो है अमेजोनिया 1 यहाँ पे लॉन्च किया था। कब? 2021 को देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस के भी सेक्टर में आपको इंडिया जो है वो ब्राज़ील के साथ साझेदारी कर रहा है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट एक्शन प्लान को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया डिफेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशन में, जो कि साइन किया गया था कब? 2020 की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भी संयुक्त वक्तव्य और कार्य योजना पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। जैव ईंधन में भी यहाँ पे आपको सहयोग देखने को मिलेगा, कॉपरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बायोफ्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका हिस्सा भी है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस का भी हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बायोफ्यूल एलियंस का भी हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का नेतृत्व करने वाली जो पहल ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस है उसका भी यहाँ पे ब्राज़ील जो है वो इसका हिस्सा आप देख सकते हैं, जो कि जैव ईंधन का अगर मैं बात करूँ तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आप विश्व में ब्राज़ील देख सकते हैं। व्यापार, निगरानी तंत्र, रणनीतिक वलता आदि ऐसे तंत्र मुद्दों को भी हल करके संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये आपका निभा रहा है। ये आप देख सकते हैं। इंडिया और ब्राज़ील दोनों देशों की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो एक तरह से इन्हेंस कर रहा है रिलेशनशिप को, अपने इशू को रिजॉल्व करने को लेकर के। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ये सारे रिलेशंस आप देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे ब्राज़ील के साथ भारत जो है एक तरह से रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूज़ था।
आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आपका बेसिकली दूसरा न्यूज़ जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया। मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जन समर्थ पोर्टल के साथ किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना का यहाँ पे एकीकरण सफलतापूर्वक यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। जन समर्थ अगर के मैं बात करूँ तो ये एक तरह से क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट लेंडर्स को बेनिफिशरीज के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, लाभार्थियों से सीधे जोड़ने वाला अपनी तरह का पहला मंच यहाँ पे आप देख सकते हैं। नागरिक केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के तहत ये ऋण भी प्राप्त कर सकता है। तो देख सकते हैं सिटीजन यहाँ से लोन्स को भी अवेल कर सकते हैं। ये बेसिकली केंद्र सरकार का योजना है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये फैसिलिटी जो है इसको बढ़ा दिया गया था फिशरीज डिपार्टमेंट तक, ताकि जो मत्स्य जो किसान है वो भी अपनी कैपिटल को जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है लोन के रूप में वो इसको ले सके इस योजना के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। तो देख सकते हैं तो ये 2018-19 के पहले बेसिकली जो फिशरीज फार्मर्स थे, फिश फार्मर्स थे, उन तक ये चीज़ें नहीं थी, वो एलिजिबल नहीं थे बेसिकली इस योजना से रिलेटेड। लेकिन अब 2018-19 के बाद से ये इस चीज़ को भी मछुआरों और मछली किसानों को भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केसीसी सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत की बात यहाँ पे कही जा रही है। फार्मर जो है वो पूरी तरह से इंडिविजुअल और ज्वाइंट बोरोवर और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यहाँ पे ये सभी लोगों को यहाँ पे ये बेसिकली ये योजना जो है वो कवर करता है। देख सकते हैं व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देवता समूह या स्वयं सहायता समूह आदि किसानों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर को भी यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे 2% सालाना का यहाँ पे जो है वो प्रदान करना है। किसान को सालाना 2% के ब्याज में यहाँ पे छूट मिलती है और शीघ्र भुगतान के मामले में 3% की यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये सारे फायदे आपको किसान को देखने को मिलेंगे इस योजना के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलिएगा एक तरह से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीसरा न्यूज़ जो है वो बिहार से रिलेटेड है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है बिहार में। देख सकते हैं 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है उसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बेसिकली इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्किल में अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह से क्या होता है, ये हर एक बिजली का यूनिट यहाँ पे एक्यूरेट वे में यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी उलट फेल नहीं होगा मीटर को लेकर के। 10 लाख यहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्किल में अब तक 14 महीनों के अंतर्गत ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। और इसको यहाँ पे पूरा करने के लिए कौन सी बेसिकली कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो NBPDCL जो है मुजफ्फरपुर शहरी 2 डिवीज़न के पहले ग्रामीण डिवीज़न को संतृप्त करने की उपलब्धि यहाँ पे इनको हासिल हुई है। इसका अर्थ ये है मुजफ्फरपुर शहरी 2 डिवीज़न के 100% घर जो है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर द्वारा यहाँ पे शामिल किए गए। देख सकते हैं जो बेसिकली अर्बन 2 डिवीज़न कैटेगरी में जो भी हाउस होल्ड आपको देखने को मिलेगा वो पूरी तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर का ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये पूरी तरह से उन घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है क्या। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये नया जनरेशन का एनर्जी मीटर आप देख सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रिकॉर्ड यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेट से जुड़े हुए आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे यूजर्स के साथ साथ जो यूटिलिटीज़ होते हैं, उपयोगकर्ता के साथ साथ उपयोगिताएँ आसानी से विद्युत के उपयोग को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से सटीक बिल को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी खपत हुआ है, वहाँ पे आपको पूरी तरह से एक्यूरेट यूनिट के बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका किससे कनेक्ट होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर रीडिंग को भी यहाँ पे क्या करेगा, पूरी तरह से यहाँ पे रिमोट किया जाएगा। एक तरह से मीटर रीडिंग क्षमताओं को मैनुअल तरीके से निरीक्षण किया जाएगा और पूरी तरह से इसको खत्म किया जा सकता है। अत्यधिक कुशल और सुविधाजनक इसको बनाया जा सकता है। देख सकते हैं ये हाईली एफिशिएंट और कन्वीनियंट इसको बनाया जा सकता है। ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक बहुत नए जनरेशन का एनर्जी मीटर आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से सटीक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो कितना रियल टाइम में कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसके थ्रू यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। देख सकते हैं एक्यूरेट बिल को यहाँ पे ये आपका जनरेट करेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ था, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
यहाँ पे मिनॉरिटी अफेयर के जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पे अप्रूव किया गया है। किस योजना के तहत? PMJVK, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि मिनॉरिटी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे बेसिकली जन विकास कार्यक्रम को यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर परिसर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए 25 करोड़ की कुल अनुमानित लागत को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। देख सकते हैं ये बेसिकली स्थापना करने की बात कही जा रही है, जैन स्टडीज केंद्र को स्थापित करने की बात कही जा रही है। कहाँ पे? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, ये ध्यान रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से अप्रूव किसके द्वारा किया जा रहा है? एक तरह से ढांचागत विकास को मजबूत करने के लिए एकेडमिक सहयोग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकेडमिक कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी यहाँ पे मजबूत किया जाएगा। डिजिटलीकरण के माध्यम से भाषा के संरक्षण यहाँ पे किया जाएगा और हब स्थापना के माध्यम से सामुदायिक आउटरीच को मंजूरी यहाँ पे दी जाएगी। देख सकते हैं उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। एक तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा जैन कम्युनिटीज़ को लेकर के। जैन फिलोसफी को यहाँ पे डेवलप करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे पूरी तरह से प्रिजर्व किया जाएगा और एक तरह से जो जैन धर्म के प्रचार किए जाएंगे, संरक्षण किए जाएंगे, जैन विरासत के संरक्षण के साथ साथ प्रचार किए जाएंगे, जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा इस विद्यालय में और उनके सिद्धांतों को और प्रथाओं की वैश्विक समझ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। उनके सामुदायिक जुड़ाव के लिए समर्थन विकसित करने हेतु यहाँ पे शुरुआत की गई है। देख सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट यहाँ पे किए जाएंगे सपोर्ट करने को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। उसको लेकर के ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि स्थापना करने को लेकर के यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाएगी इंदौर में, इंदौर के कैंपस में। ठीक है, तो ये सब उसी को लेकर के यहाँ पे वर्क करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बेसिकली ये स्कीम है जिसको रीनेम किया गया है बेसिकली मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इस स्कीम का नाम क्या था? पहले इस स्कीम का नाम था बहुस्तरीय बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। देख सकते हैं ये केंद्र सरकार का योजना है और इसका उद्देश्य की मैं बात करूँ तो एक तरह से जो बेसिकली मिनॉरिटी कम्युनिटी की जो बेसिक अमेनिटीज़ है उनको यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, ITI, कौशल विकास केंद्र जैसे सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाएं को यहाँ पे विकसित किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इसमें यहाँ पे जैन धर्म के बारे में भी बात कही जा रही है। तो ये बेसिकली इसको यहाँ पे 6ठी सेंचुरी BC में इसकी प्रमुखता से ये बेसिकली उभर करके आया है, जिसमें भगवान महावीर ने इस धर्म का यहाँ पे प्रचार किया था। देख सकते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है। 24 ग्रेड टीचर उस समय हुआ करते थे, जिसमें लास्ट जो सबसे अंतिम जो थे वो भगवान महावीर थे, ये ध्यान रख सकते हैं। 24 शिक्षकों को यहाँ पे तीर्थकर कहा जाता था। उस समय ये जो 24 जो महान शिक्षक हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तीर्थकारस के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे लोगों के द्वारा यहाँ पे नॉलेज जो है वो बेसिकली प्राप्त की जाती थी, जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं। ज्ञान जो है वो प्राप्त की जाती थी यहाँ पे रहते हुए और लोगों को इसका उपदेश भी दिया जाता था। यहाँ पे प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभ नाथ थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा न्यूज़ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये PMJVK स्कीम से रिलेटेड है, मिनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली अभी फ़िलहाल एक जैन लिटरेचर और रह गया है, क्योंकि इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है अगम लिटरेचर और एक है नन अगम लिटरेचर। ठीक है, तो जो भगवान महावीर के उपदेशों को उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पे उनके फॉलोअर्स के द्वारा उसको कंपाइल किया गया है। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट है, देख सकते हैं। ये टेक्स्ट को एक साथ क्या कहा जाता है? अगम कहा जाता है। इसको कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथों को सामूहिक रूप से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में इसको जाना जाता है। आगम साहित्य भी 2 समूह में विभाजित किया गया है, एक है अंग आगम और एक है अंग बाह आगम। देख सकते हैं जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको अगम कहा जाता है। ये एक सेक्रेट बुक है जैन रिलीजन का, ये ध्यान रख सकते हैं। अगम को भी, अगम लिटरेचर को भी 2 भाग में बांटा गया, एक है अंग अगम और एक है अंग बाह्य अगम, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अगम लिटरेचर वह लिटरेचर हो गया जो कि फॉलोअर्स के द्वारा उनके सारे टेक्स्ट को यहाँ पे कंपाइल किया गया है और कंपाइल करने के साथ साथ उन कलेक्टिवली उन सभी टेक्स्ट को किस नाम से जाना जाता है? अगम के नाम से जाना जाता है।
नन अगम लिटरेचर की मैं बात करूँ तो इसमें खास करके अगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या यहाँ पे शामिल है, जिस जो बड़े भिक्षाओं ननों तथा विद्वानों द्वारा संकलित है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे बताया गया, ये यहाँ पे रिटर्न किया गया है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, ये बेसिकली बहुत सारी भाषाओं में इसके बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है, लिखित है। एक है प्रकृत, दूसरा संस्कृत, ओल्ड मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं में ये बेसिकली यहाँ पे इसको लिखा गया, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसमें इनके स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या इसमें शामिल की गई है। इसमें बड़े भिक्षाओं, ननों और विद्वानों द्वारा इनमें सारी चीज़ें जो है वो संकलित की गई है। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के द्वारा फॉरेस्ट पंचायत अमेंडमेंट रूल को यहाँ पे अप्रूव किया गया है। देख सकते हैं वन पंचायत स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलियंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसको इफर्ट करने को लेकर के जो उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पे फॉरेस्ट पंचायत अमेंडमेंट रूल्स को यहाँ पे अमेंड किया गया है, जिसके अंतर्गत वन पंचायत के अधिनियम में संशोधन करके यहाँ पे वन पंचायत संशोधन नियमावली को यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। ये किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट बैठक के दौरान उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई है। वन पंचायतों को यहाँ पे मजबूत करने को लेकर के और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को लेकर के ये स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस अमेंडमेंट को के लेकर के जो की पॉइंट्स क्या क्या है, तो नए रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9 सदस्यीय वन पंचायत यहाँ पे बनाई जाएगी, जिसमें जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको पर्यटन, ये सब भाग लेने का यहाँ पे अधिकार होगा। पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी यहाँ पे जोड़ा गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टायर लोकल बॉडीज को भी यहाँ पे लिंक किया गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो वन पंचायत के है उससे। नए रूल्स की मैं बात करूँ तो 9 मेंबर यहाँ पे फॉरेस्ट पंचायत के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि फॉर्म किया गया है, और एक तरह से वो भी यहाँ पे भाग लेंगे हर्बल के प्रोडक्शन में, ट्री के प्लांटिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग में, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन में और इको टूरिज्म में। तो इन सभी क्षेत्रों में ये भाग लेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो वन पंचायत का जो आपको देखने को मिलेगा वो एक तरह से आप देख सकते हैं कानूनी रूप से ये क्या है, सीमांकित ग्राम वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदाय द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। और एक तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1921 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत जो है वो 1921 में यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत का ये इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे वन पंचायत सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक ऐतिहासिक समुदाय फॉरेस्ट मैनेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वर्ष 1930 से इसको संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11,217 वन पंचायत आप देख सकते हैं, जो कि 4.52 लाख हेक्टेयर में ये आपका पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल दिया गया उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को लेकर के, जिसका उद्देश्य क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये क्या करना है, इंप्रूव करना है अर्बन एरियाज में, और एक तरह से पॉल्यूशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि जो बेसिकली डीजल वगैरह से जो बस वगैरह डीजल फ्यूल बसेज जो है जिनके थ्रू ये पॉल्यूशन जो है, 3 व्हीलर टेम्पो जो है जो क्रिएट हो रहा है, उसको कम करने को लेकर के यहाँ पे उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पे अप्रूव किया गया कैबिनेट सरकार के द्वारा। पॉलिसी यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था इसको देहरादून में, फिर इसको धीरे धीरे सभी जिलों में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, विस्तृत किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये सभी महत्वपूर्ण स्टेप यहाँ पे उत्तराखंड में दिए जा रहे हैं, ताकि एक तरह से वहाँ की व्यवस्था को और ज़्यादा सही किया जा सके और जगह स्थिर किया जा सके। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड सारे न्यूज़ थे। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको कवर हुए होंगे। एक बार और वापस से वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और कवर करते हुए चलिएगा सभी न्यूज़ को अच्छे से। बाइलिंगुअल्स में ये सारे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर किए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लिंक को और यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम का यहाँ पे ये आईडी है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारे पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।